Namaskar. Welcome to all of you in the today's discussion. आज की परिचर्चा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम ऋषि द क्रिएटर की YouTube कक्षा में चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय लोकसभा पर संपूर्ण परिचर्चा। जी हाँ, मेरे पीछे जो आंकड़े लिखे हुए हैं, इन आंकड़ों को अगर आप देख पा रहे होंगे तो बेहद ही सरलता और सजगता से आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि आज हम क्रमवार लोकसभा चुनाव और उसके चुनावी नतीजे और उसके उपरांत जो भारत के प्रधानमंत्री हुए उन पर संपूर्ण चर्चा करेंगे एक साधारण कक्षा में। मतलब मेरा उद्देश्य आज की परिचर्चा को मैराथन कक्षा में ले जाना नहीं है, वनिस्पत की हम बेहद ही सरलता से क्रमवार तरीके से समझेंगे कि कैसे कैसे भारतीय गणतंत्र लोकतंत्र में लोकसभा के चुनाव हुए और प्रधानमंत्री बनते गए। क्रमवार जानकारी होगी। 1947 वह पावन दिन, वह पावन वर्ष 15 अगस्त 1947, जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होता है और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के उपरांत भारतीय संविधान लागू होता है और तब भारत वास्तव में संप्रभु राष्ट्र के तौर पर जाना जाता है। और अब इस परिचर्चा में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से किस वर्ष कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए और कौन उस चुनावी नतीजे के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। अब आंकड़ों को देखिए और बेहद ही सरलता से दिमाग में उसको समझने की कोशिश कीजिए। यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल दैट व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट हैपेंड। 1951 पहला आम चुनाव। कुल सीटें आप इसको स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वो कुल सीटें दी हुई हैं कि उस वर्ष कितनी सीटों पर चुनाव हुआ। 1951 में चुनाव होता है। कुल 489 सीटों पर चुनाव किया जाता है, जिसमें कांग्रेस 364 सीट लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनती है और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव प्राप्त होता है सीपीआई, जिसे 16 सीटें मिलती हैं। आप सभी जानते होंगे कि हमारे लोकतंत्र के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही। दूसरा चुनाव आम चुनाव 1957 में होता है 494 सीटों पर। कितने सीटों पर होता है? 494 सीटों पर। कांग्रेस कितने सीटों पर विजय हासिल करती है? 371। कांग्रेस कितने सीटों पर विजय हासिल करती है? 371 सीटों पर। सीपीआई अपने परफॉर्मेंस को वह भी सुधारती है, 27 सीटें लाती है। निसंदेह नेहरू जी दूसरे बार प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन अब इस चर्चा में आप सोचेंगे कि क्या सर आज इसी को पढ़ेंगे? नहीं। जब जब भारतीय लोकतंत्र के चुनाव में, आम चुनाव में कोई चुनाव ऐसा रहा जो काफ़ी विविधताओं और काफ़ी जटिलताओं से या काफ़ी प्रसंगों से भरा रहा, उसकी चर्चा हो। अन्यथा यह तो आंकड़े पीडीएफ फॉर्म में भी दिए जा सकते थे। तीसरा चुनाव 1962 में होता, 494 सीटें कुल थी। कांग्रेस को फिर 361 सीटों पर बहुमत प्राप्त होता है और सीपीआई भी अपने प्रदर्शन को सुधारते हुए 27 से 29 सीटों की ओर जाता है। अब इस चीज़ को देखिए, हम अब इस पर चर्चा करेंगे। क्यों? इस 1962 से 67 मतलब तीसरे आम चुनाव में नेहरू जी, गुलजारी लाल नंदा, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, तमाम लोग प्रधानमंत्री बने। अब इस पर चर्चा होनी चाहिए, प्रासंगिक चर्चा होनी चाहिए कि भाई कैसे याद रहेगा, कैसे हम याद रखेंगे क्रमवार। अब इसी में
हमारा काम शुरू होता है कि चीज़ों को बिल्कुल ही साधारण तौर से आपको बताया जाए। अब आंकड़े क्या कहते हैं? तीसरे आम चुनाव कब हुए? 1962। आप बोलोगे हाँ सर, जो थर्ड इलेक्शन हुआ था, कॉमन इलेक्शन फॉर लोकसभा, वो 1962 में हुआ था। क्या 1962 किसी और घटना के लिए फेमस है? बिल्कुल है। और वह ऐसी घटना हुई थी जिसे आज भी हम भूल नहीं सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण की। 1962 का वह दौर जब पूरा भारत एक गंभीर वेदना से जूझ रहा था और भारत, जिसने उसके पीछे पंचशील समझौते, नेहरू जी पर लगाया जाने वाला, आज तक उठने वाला आरोप कि उन्होंने आज़ादी के बाद जब भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश की सीट मिल रही थी, का स्थान मिल रहा था, तो उस अपने दावेदारी को हटाते हुए ऐसी मान्यता है कि उन्होंने चीन को आगे किया और चीन को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पे मान्यता दिलवाई। उसका खामियाजा भारत 1962 में भुगत रहा था। और वास्तविकता है कि चुनाव जीत चुके थे नेहरू, युद्ध हुआ, बहुत ही गंभीर युद्ध हुआ, भारतीय सीमा पर आक्रमण हुए चीन के द्वारा। हास्यास्पद स्थिति तो यह है कि जब युद्ध की शुरुआत हुई तो हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन विदेश में थे। इसे तंत्र की, खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी लापरवाही आज भी कहा जाता। नतीजतन नेहरू जी ने मेनन को रक्षा मंत्री के पद से हटाया, लेकिन नेहरू इस दर्द को भूल नहीं पाए। एक तो बढ़ती आयु के कारण वह अस्वस्थ रह रहे थे, जिसके कारण कि ऐसे आंकड़े मिलते हैं कि उस दौर में वह कश्मीर में काफ़ी दिन गुजारे थे। एक कश्मीर प्रवास के दौरान वापस लौटते हैं, व्यथित रहते हैं और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। भारत अपने प्रथम प्रधानमंत्री को खो बैठता है। यह किस सत्र की घटना है? तीसरे आम चुनाव 1962 की। उसके बाद, उनके मृत्यु के बाद 2 सप्ताह के लिए गुलजारी लाल नंदा, अब ये नाम देखिए, इसीलिए मैंने बताया GL नंदा, गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और 2 सप्ताह के बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा निर्णय होता है कि अब भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, जी हाँ, धरती से बिल्कुल जुड़े हुए व्यक्ति थे। कौन थे? शास्त्री जी। शास्त्री जी को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को, और वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनके नेतृत्व में भारत के लिए फिर एक महत्वपूर्ण घटना होती है, और वह होता है 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध। आपको यह आज भी, मैं बोलने में ऊर्जा मुझे आ जाती है, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय सेना लाहौर पर कूच कर चुकी थी। अगर उस वक्त थोड़ी सी दूरदर्शिता दिखाई जाती तो भारत पाकिस्तान के एकदम अंदर तक, बिल्कुल अंदर तक घुस चुका था। लेकिन समझौता हो जाता है, हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जहां थे वहां से लौट आते हैं, और उस वक्त की जो सबसे बड़ी घटना हुई कि जहां पाकिस्तान घुसा था, जो आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो वहीं पर रुक गया। ताशकंद समझौता होता है। किनके किनके बीच में? ताशकंद समझौता होता है शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के नेतृत्व में ताशकंद समझौता होता है 10 जनवरी 1966। और ताशकंद समझौता के दौरान ही, मतलब उसी दौरे पर, वहीं ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर गुलजारी लाल नंदा को पुनः कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, और 1 महीने के बाद किनको बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है इंदिरा गांधी को। उस वक्त की यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम थी। उस वक्त की एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह इसलिए मानी जाती है
क्योंकि जब 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो उस वक्त मोरारजी देसाई के द्वारा कड़ा विरोध किया गया था। लेकिन इसके बावजूद 24 जनवरी वह दिन आता है जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं, मोरारजी देसाई के कड़े विरोध के बाद। यह कार्यकाल समाप्त होता है। क्रमवार आपने समझा, नेहरू की मृत्यु, गुलजारी लाल नंदा 2 सप्ताह के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनके नेतृत्व में भारत पाक युद्ध होता है, भारत विजयी होता है, ताशकंद में समझौता होता है अयूब खान तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति के साथ। उसके बाद उनकी मृत्यु होती है। फिर 1 महीने के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा, और उसके बाद मोरारजी देसाई के कड़े विरोध के बावजूद स्वर्गीय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं पहली बार। यह तीसरे लोकसभा कार्यकाल की बेहद ही प्रमुख घटनाएं हैं। उसके बाद चौथी लोकसभा जो आपके आंकड़ों में है, 1967 में 520 सीटों पर चुनाव होते हैं। कांग्रेस को 283 सीटें आती हैं। सेकंड मैंने खाली इसलिए रखा है क्योंकि इंडिपेंडेंट थे, तो उनकी संख्या वो कोई एक समूह से नहीं होते हैं, और इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं। अब आप एक आंकड़ा देखिए, 361 1962 में पाकिस्तान पर जीत, उसके बावजूद कांग्रेस को चौथी लोकसभा में सिर्फ 283 सीटों का मिलना बहुमत। लेकिन कांग्रेस के पिछले 3 प्रदर्शन 364, 371 और 361 सीटों के बनिस्पत काफ़ी कम। नतीजा आप समझ पाए होंगे, यह कांग्रेस के उस दौर में कांग्रेस के भीतर चल रही आपसी कलह का नतीजा था कि 283 सीटों के साथ इंदिरा गांधी जी सरकार बनाती हैं। मोरारजी देसाई का विरोध जारी था। विरोध का स्वरूप ऐसा कि चौथे लोकसभा में 283 सीट लाने के बावजूद श्रीमती इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई को संतुष्ट करने के लिए उप प्रधानमंत्री का पद देती हैं और साथ में वित्त मंत्रालय देती हैं। लेकिन इसके बावजूद मोरारजी देसाई लगातार अनुशासनहीनता करते हैं पार्टी की नज़रों में। नतीजतन 12 नवंबर 1969 को मोरारजी देसाई को पार्टी से निकाल दिया जाता है। एक चीज़ आपको याद रखना है इसमें कि जो तीसरे लोकसभा चुनाव के सत्र के दौरान इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी, उसमें एक व्यक्ति जिसके नाम को आप हमेशा परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखिएगा, कामराज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे कामराज। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने में इंदिरा गांधी की भरपूर सहयोग और समर्थन किया, और उन्हीं के सहयोग से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री का पद मिला। अन्यथा मोरारजी देसाई के सामने खड़ा रह पाना उस वक्त राजनीति में बिल्कुल ही नहीं, इंदिरा जी के लिए संभव नहीं था। देसाई के पार्टी से निष्कासन के बाद पार्टी 2 भागों में बंट जाती है। कांग्रेस ओ, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई करते हैं, और कांग्रेस आई, जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी करती है। अब रुकते हैं। मेरी आवाज़ ज़्यादा तक नहीं पहुंचती है भाई, लेकिन अगर आप अगर मेरे व्यूअर मुझे सुनते हैं तो इस चीज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवक्ताओं की कमी तो है। मैं कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ के विभाजन के बाद मैं कह रहा हूँ कि इस प्रसंग के आलोक में आज पार्टी के अंदर प्रवक्ताओं की कमी तो है। अन्यथा जो भी पार्टियां होती हैं चुनावी मौसम में, जो कांग्रेस पर यह आरोप लगाती हैं कि कांग्रेस आज़ादी से लगातार सत्ता में रहने वाली पार्टी है, कांग्रेस ने एकल पार्टी के रूप में भारत पर राज किया, यह बिल्कुल गलत था और इससे हम और आप इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए। क्यों? चूँकि जो आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद, और बिल्कुल यह जो आंकड़े हैं 1969 के बाद के, वह तो यह बताते हैं कि यह तो वह कांग्रेस है नहीं, यह तो कांग्रेस आई है।
यह वह कांग्रेस है जिसका गठन इंदिरा जी ने किया है, अपनी बलबूते पर किया है। यह पार्टी जो आज की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वह पीढ़ियों दर पीढ़ियों दी जाने वाली पार्टी नहीं है। यह इंदिरा जी की परिकल्पना है, कांग्रेस इंदिरा। कांग्रेस ओ का मतलब कांग्रेस अदर्स और कांग्रेस आई का मतलब कांग्रेस इंदिरा। इंदिरा जी मोरारजी देसाई को हटाने के बाद 1970 दिसंबर 1970 तक, चुनाव कब हुआ था? 67 में। 67 से लेकर दिसंबर 1970 तक अल्पमत वाली सरकार चलाती है। किसके सहयोग से? सीपीआईएम। किसके सहयोग से वो चलाती हैं? सीपीआईएम। इसके सहयोग से वह चलाती हैं। लेकिन उसके बाद उनको महसूस होता है कि शासन ऐसे नहीं होगा, देश ऐसे नहीं चलेगा। मैं वस्तुतः मैं दिली तौर पे इंदिरा जी, अगर लौह पुरुष का संबोधन सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए है, तो मैं भारत की लौह महिला के तौर पे इंदिरा जी को रखता हूँ, आयरन लेडी। वह भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। कई वाकयात ऐसे हुए हैं जब यूएसए में उनका फ्लाइट उतरता है और तब तक जानकारी मिलती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा कुछ विरोधाभासी बयान दिया गया है, वह फ्लाइट से बाहर नहीं आती हैं, दौरा रद्द होता है और वो वापस लौटती हैं। वह उस दौर में विकास कर रहे भारत के दौर की वह नेत्री थी जिसने भारत के मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दिया, और यह याद करके प्रत्येक भारतीय का दिल गर्व से चौड़ा हो जाता। अल्पमत सरकार के बाद इंदिरा जी निर्णय लेती हैं दिसंबर 1970 के बाद कि अब मध्यावधि चुनाव किए जाएंगे, और नतीजतन चुनाव होता है 1971 के प्रारंभ में। 1971 मतलब पांचवा आम चुनाव। 1971 मतलब पांचवा आम चुनाव। पांचवें आम चुनाव की जो प्रमुख, इस कार्यकाल की जो प्रमुख घटना थी, वह दो घटना थी। पहला, बांग्लादेश का जन्म इंदिरा जी के नेतृत्व में, बिना यह जाने, बिना यह सोचे कि अमेरिका विरोध कर रहा है, चीन विरोध कर रहा है, उन्होंने बांग्लादेश, बांग्ला मानुष के लिए, उनके हितों के लिए भारत के तरफ से समर्थन देना सुनिश्चित किया, और नतीजतन बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था वह पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होता है और एक नए राष्ट्र का जन्म होता है, बांग्लादेश। और उसके बाद अगर इस 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को जाना जाता है तो वह जाना जाता है 1975 के उस इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को, जिसमें एक फैसला आता है और उस फैसले के तहत इंदिरा गांधी के चुनाव को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से रियायत नहीं मिलती है, इंदिरा जी मजबूर होती हैं, और वह एक सशक्त महिला, जिसे आज के क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से गलत कहा जाएगा, वह अपने को बचाने के लिए 25 जून 1975 को भारत पर आपातकाल की घोषणा कर देती हैं, जो कि 21 मार्च 1977 तक चलता है। तो आप देख सकते हैं कि 1971 में पांचवा आम चुनाव नियम से 76 में होना चाहिए था, लेकिन वो होता है 77। कारण 75 से 77 तक भारत पर आपातकाल था। आप 71 के कंडीशन को देख सकते हैं। 352 सीटें कांग्रेस लाई थी, सीपीएम मात्र 25 सीटें लाई थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस ने अपना नेता खो दिया हाईकोर्ट के फैसले के बाद। मतलब जैसा आज हुआ है, कहाँ? पश्चिम बंगाल में तृणमूल पार्टी जीत गई, ममता बनर्जी हार गई। तो अगर उनका चुनाव रद्द हुआ मतलब वो हार गई, अयोग्य थी, और उन्होंने आपातकाल की घोषणा की। 1977 में छठी लोकसभा बनी। 1977 में छठी लोकसभा बनी। आपातकाल का दर्द था, इस पर एक चर्चा चलेगी। आपातकाल का दर्द था। उस वक्त के तत्कालीन जितने भी कांग्रेस विरोधी नेता थे, चाहे वाजपेयी जी रहे हों, लालू जी रहे हों, आडवाणी जी रहे हों, जेपी रहे हों, जितने भी गैर कांग्रेसी नेता थे जो आपातकाल का विरोध कर रहे थे, सभी को जेल में डाल दिया जाता है। सभी को जेलों में डाल दिया जाता है, और भारत बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा होता है, और जिसका नतीजा निकलता है 77 का आम चुनाव,
लोगों के मन में भारी रोष, जेल भरो आंदोलन चलाए जा रहे थे गैर कांग्रेसी के द्वारा। नतीजतन छठी लोकसभा चुनाव के नतीजे, जनता पार्टी 330 सीटें लाती है और कांग्रेस महज 154 सीटों पर सिमट जाती है। विडंबना देखिए, यह चर्चा नहीं होती हो, आप जानते भी नहीं होंगे। हु वॉज द मैन बिहाइंड दिस मूवमेंट? जेपी आंदोलन कहा जाता है ना। जेपी आंदोलन जनता पार्टी आंदोलन नहीं था, जेपी आंदोलन जयप्रकाश आंदोलन था। नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, लेकिन जब पार्टी जीतती है तो जेपी का कहीं पता नहीं होता, जेपी गुम हो जाते हैं। जानकारी आपको दे दूं, स्थिति तो तब हो गई थी जब उसके बाद पार्टी की सरकार थी और जेपी के मौत की अफवाह उड़ी। उस वक्त के तात्कालीन कई जेपी जनता पार्टी के सांसदों ने तो शोक सभा तक कर डाली और तब जानकारी मिलती है कि अभी जेपी जिंदा है, अभी मरे नहीं। यह बताता है कि आंदोलन का नेतृत्व करता ही पार्टी के द्वारा भुला दिया गया। और मोरारजी देसाई पहले, यह ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन चीजें स्पष्ट थी, मूवमेंट का जब नेतृत्व करता ही भुला दिया जाए तो वह पार्टी भी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती है। नतीजतन मोरारजी देसाई से कुछ समय के बाद भारतीय जनसंघ, मतलब तत्कालीन वाजपेयी जी, आडवाणी जी के नेतृत्व वाला संगठन, जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लेता है। नतीजतन मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह को यह कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मतलब अब देखिए गेम, यह कांग्रेस पार्टी के द्वारा 154 सीट के द्वारा जब पार्टी में टूट हो जाती है जेपी में, तो यह आश्वासन दिलाया जाता है कि पार्टी आपको बाहर से समर्थन देगी, पार्टी आपको बाहर से समर्थन देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है और चौधरी चरण सिंह को भी इस्तीफा दे देना पड़ता है। इनफैक्ट स्थिति तो ऐसी है कि आज भी भारतीय लोकतंत्र में यह घटनाक्रम बड़े ऐतिहासिक तौर पर याद किया जाता है कि चौधरी चरण सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कि कभी संसद गए ही नहीं। मतलब जब संसद बंद थी वो प्रधानमंत्री पद के लिए ज्ञापन देते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं कांग्रेस के सहयोग से, और संसद शुरू होने के पहले ही कांग्रेस के द्वारा समर्थन वापस लिया जाता है, सरकार गिर जाती है और जनवरी 1980 में चुनाव की घोषणा कर दी जाती है। अब आप इस बात को तकनीकी तौर पे देखो, ये क्लास जो है ना, ये क्लास आंकड़ों के लिहाज से सबके लिए है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिहाज से राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप एक चीज़ समझिए, 1975 से 77 के बीच का राष्ट्रीय आपातकाल, कांग्रेस के प्रति भारी विरोध, एक पार्टी का, एक संगठन का उदय, जेपी, प्रचंड बहुमत 330, ठीक बात है, कई दलों के द्वारा था, लेकिन स्थिति क्या होती है कि वह सरकार 5 वर्ष भी नहीं चलती है। यह बात इसलिए मैं बता रहा हूं कि यह देखिए कि जिस पार्टी ने जेपी को भुला दिया, आज जयप्रकाश साहब सिर्फ पुण्यतिथि और जन्मदिवस के तौर पर याद किए जाते हैं, लेकिन उस वक्त की जो भी परिस्थिति हो, लेकिन नेतृत्व विहीन होने का नतीजा था कि पार्टी 330 सीटें लाकर भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है। और 1980 में फिर से आगमन होता है किसका? कांग्रेस का। 1980 में फिर से आगमन होता है कांग्रेस का। कांग्रेस 351 सीटें लाकर सरकार बनाती है। क्यों? क्योंकि भारत की जनता इस 3 वर्ष के उठापटक को देख चुकी थी। वह जानती थी कि भारत में अगर अभी विकास होगा, भारत अगर आगे बढ़ सकता है, संभावनाएं हैं, तो वह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में है। नतीजा सामने था और इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है। लेकिन इस कार्यकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह थी 1984 में इंदिरा जी की हत्या कर दी। खालिस्तानी समर्थकों द्वारा इंदिरा जी की हत्या कर दी जाती है। संजय गांधी की मृत्यु हो चुकी होती है।
नतीजतन इंदिरा जी के पुत्र राजीव गांधी सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने के बाद अगला चुनाव होता है 1984 में, और उस चुनाव में इंदिरा जी के मौत की संवेदना, सहानुभूति की लहर के फलस्वरूप कांग्रेस का उस आज़ादी के बाद आज तक में सबसे अच्छा और उम्दा प्रदर्शन होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में शायद ही कोई ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बने जो उनके इस आंकड़े को छू भी पाए। तोड़ने की तो बात नहीं है। कांग्रेस 404 सीटें लाती है। दूसरे जगह पर देखिए, कहीं कोई पार्टी नहीं, तेलुगु देशम पार्टी 30 सीट, मतलब कहीं कोई विकल्प नहीं था, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी के विषय में आपको याद रखना चाहिए कि राजीव गांधी ही वह व्यक्ति हैं जिनके विषय में यह मान्यता है कि भारत अगर आज आईटी इंडस्ट्री, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पिलर है, मजबूत पिलर है, तो इसकी परिकल्पना किसी दौर में राजीव जी ने की थी, और तब अमेरिका जैसे विकसित देशों ने भारत के लिए इसको सुनहरा ख्वाब कहा था। लेकिन आज हम आईटी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद 1989 का दौर आता है। 1984 के बाद सरकार में थे, कई कार्य हो रहे थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, कई घटनाएं ऐसी होती हैं बोफोर्स इत्यादि की, जिसके कारण राजीव गांधी की शासन प्रणाली पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगता है। भारतीय जनता के बीच में विश्वास में कमी आती है। हम जनता बड़े भावुक होते हैं, चीज़ों को बिना समझे ही सब कुछ समझ लेते हैं। जैसे अभी चल रहा था ना राफेल का, कि भाई राफेल में घोटाला हुआ, समझना नहीं, आंकड़े दे दो, भारतीय सब समझ जाते हैं। हाँ, वो सिकंदर वाली बात है, 100 बार बोलो, बुलंदी के साथ बोलो, भारतीय जो है ना वो समझेगा। हम आंकड़ों को नहीं समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं, बातों को सुनते हैं। तो 1989 में चुनाव होता है। कांग्रेस की सीटों में बहुत गिरावट आती है, 195, जनता दल 142 सीटें लाती है। कांग्रेस के बाहर से समर्थन के सहयोग से वीपी सिंह, जो उस वक्त राष्ट्रीय मोर्चा का गठन करते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वह सरकार बनाते हैं। और 1989 का जो लोकसभा चुनाव था वह इसी चीज़ के लिए जाना जाता है, वीपी सिंह के लिए, और आज उन तमाम लोगों के लिए जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। मंडल आयोग जो कमीशन जो था, जो आरक्षण का पैमाना था, उसको लागू करने का श्रेय तत्कालीन 1989 के दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को जाता है। मंडल कमीशन पूरे भारत में आग लगी थी, और अब आरक्षण ही है। मतलब मैं कहना चाहूँगा, आरक्षण की ऐसी व्यवस्था जिसे भीमराव अंबेडकर साहब ने परिकल्पना में कहा था कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो एक समय के बाद समाप्त हो जानी चाहिए। मतलब जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको मौका देकर आगे लाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। जब वो आगे आ जाएंगे तो इस व्यवस्था को हटा देना है। लेकिन आज भारत की कोई भी पार्टी राष्ट्र से आरक्षण को ख़त्म नहीं कर सकती है। उसके बाद 1991 का वह दौर, राजीव जी की हत्या की जा चुकी थी, कांग्रेस गांधी विहीन हो चुका था, चुनाव लड़ा जाता है, कांग्रेस को 232 सीटें आती है। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। पीवी नरसिम्हा राव को भी जाना जाएगा एफडीआई के लिए। पीवी नरसिम्हा राव जो कई भाषाओं के ज्ञाता थे, इनको जाना जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। उन्होंने विदेशी प्रवाह को सुनिश्चित किया, सरकार के नियमों में ढील दी, निजीकरण को बढ़ावा दिया। यह वह कार्य थे जिसके लिए पीवी नरसिम्हा राव सदियों तक जाने जाएंगे। सरकारी तंत्र के प्रभाव को कम करके उद्योग तथा विदेशियों को उद्योग लगाने के लिए भारत के तरफ से कई रियायतें दी गई, और जिसका नतीजा आप देखते हैं कि आज मुकेश अंबानी, अडानी, बिरला, कई लोग भारत के नए नए पूंजीपति उभरे। फिर 1996 का वह दौर आता है। बीजेपी 161 सीटें लाती है, कांग्रेस 140 सीटें लाती है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाते हैं। अब इस चीज़ को याद रखना है, सरकार बनाते हैं, सरकार गिर जाती है। 13 दिनों की सरकार होती है, सरकार गिर जाती है। वाजपेयी जी के बाद देवगौड़ा साहब आते हैं, एचडी देवगौड़ा। और गुजरात
HD देवेगौड़ा आते हैं। HD देवेगौड़ा के बाद 1996 में IK गुजराल आते हैं। देवेगौड़ा जनता दल के, गुजरात जनता दल के। वाजपेयी जी 13 दिनों की मात्र सरकार थी, नहीं समझ पाए, सरकार से इस्तीफा दे दिए। देवेगौड़ा साहब सब मिलकर सरकार बनाते हैं। इस दौर में देवेगौड़ा, ऐसा कहा जाता है कि कई राजनीतिक ऐसे मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं, चूँकि मैं तथ्यों पर भी चर्चा करता हूँ, कि देवेगौड़ा साहब को अपनी कुर्सी छोड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण लालू के का विरोध का सामना था। लालू के प्रति समर्थन नहीं प्रकट करने के कारण देवेगौड़ा साहब को पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और बाद में चल के गुजराल से भी, इंद्र कुमार गुजराल से भी लालू जी को सहयोग नहीं मिलता है। किस चीज़ पर? CBI जांच चारा घोटाला। प्रधानमंत्री बनते भी हैं और कार्यकाल समाप्त हो जाता है मात्र 2 वर्ष के अंदर। तमाम 3 प्रधानमंत्री आते हैं और चले जाते हैं। 98 में फिर बीजेपी 182 सीट लाती है, कांग्रेस 141 सीट लाती है। अब आप देखिए, अब बीजेपी अब रेस में आ चुकी थी। बीजेपी जो आपको इधर कहीं दिख नहीं रही थी, अब धीरे धीरे वो रेस में आ चुकी थी। भारत बदल रहा था, मतलब लोगों का विचार बदल रहा था, या कहिए लोकतंत्र के लिए जरूरी कि एक मजबूत विपक्ष उभर रहा था। तो 182 सीटें लाती है कांग्रेस, 141 सीटें लाती है। फिर वाजपेयी जी गठबंधन सरकार बनाते हैं, लेकिन फिर यह सरकार मात्र 13 महीने के लिए चलती है और सरकार गिर जाती है। भारत पर फिर एक आम चुनाव, और वह चुनाव होता है आम चुनाव 1999। बीजेपी फिर 182 सीट लाती है, कांग्रेस के आंकड़े घटते हैं, 141 से वो आ जाती है 114 पर, मतलब क्षेत्रीय दलों के आंकड़े बढ़ते हैं। और उसी के सहयोग, उन्हीं का सहयोग लेकर वाजपेयी जी, पहली बार ऐसा होता है कि भारत में किसी गठबंधन सरकार ने पूरे 5 साल की कार्यावधि पूरी की। और इस दौर की जो सबसे बड़ी और अच्छी बात थी वह यही थी कि भारतीय लोकतंत्र, भारत के लोग यह समझ रहे थे और उनके अंदर यह भावनाएं आ रही थी कि भारत में गठबंधन सरकार भी चल सकती है। और उसी का नतीजा है कि आज भी आप प्रत्येक राज्य में चले जाएं, कोई ऐसा राज्य नहीं होगा, कुछ राज्यों को छोड़कर, जहां क्षेत्रीय दल नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल तृणमूल, जदयू, बिहार JMM, झारखंड, उत्तर प्रदेश बसपा, सपा, उसी प्रकार से हर जगह आपको अधिकांश जगहों पर क्षेत्रीय दलों की प्रधानता मिलेगी। चाहे तमिलनाडु का द्रमुक हो, अन्ना द्रमुक हो, कर्नाटका का JDS हो, केरला, हर जगह आपको क्षेत्रीय दल मिलेंगे। उसके बाद 2004 पूरी यह सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करती है। 2004 में एक्चुअली वाजपेयी जी के जाने का एक बहुत प्रमुख घटनाक्रम है जो आप लोग भी अपने बच्चों को बताना। उस वक्त आखिरी समय में हम इतने भावुक लोग होते हैं, प्याज की कीमत बढ़ गई थी और एक मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था शाइनिंग इंडिया, जिसका नतीजा निकलता है कि लोग आज भी हंसते हैं कि प्याज की बड़ी कीमतों ने सरकार को रुला दिया था। फिर 2004 और 2009 लगातार 10 वर्षों तक सोनिया जी के नेतृत्व में, मतलब सोनिया जी के सानिध्य में, मनमोहन सिंह, एक मशहूर अर्थशास्त्री, भूतपूर्व गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में सरकार चलाई जाती है। 2004 में कांग्रेस को 145 सीटें थी और 2009 में 206 सीटें। कांग्रेस बखूबी शासन करती है, लेकिन 2014 का वह दौर आता है जब भारतीय जनता पार्टी को एक ओजस्वी वक्ता मिलता है। जी हाँ, आज आप सभी के दिलों के चहेते, आप सभी के दिलों के चहेते, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज उस पार्टी के लगभग 302 सांसद हैं। आज उस पार्टी के लगभग 302 सांसद हैं और यही कारण है कि मैं कह रहा हूँ आप सभी के दिलों के चहेते, क्योंकि भैया बहुमत है, लोकतंत्र है, मतलब लोगों का सहयोग है। अभी की स्थिति का पता नहीं, आंकड़े मन मस्तिष्क जो है ना हम भारतीयों का बदलता रहता है। मोदी जी के रूप में एक ओजस्वी प्रवक्ता मिलता है, वक्ता मिलता है और 282 सीटें लाकर भारतीय जनता पार्टी सशक्त और गठबंधन होने के बावजूद खुद में सक्षम सरकार का गठन करती है। कई घटना चक्र हैं, चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं, वो आपको याद होगा। और फिर 2019 और बहुमत 302 सीटें बीजेपी लाकर सरकार बनती है
और इस बार के सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है व्यक्तिगत तौर पे तो शिक्षक किसी जाति का नहीं होता है, धर्म का नहीं होता है, लेकिन हाँ न्यूट्रल तौर पर कहा जाए कि सैकड़ों साल से चले आ रहे अयोध्या विवाद का निपटारा करती है, निर्णय लेती है और जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त होता है। यह ऐसा घटनाक्रम इस सरकार के द्वारा रहा जिसने भारतीय लोकतंत्र पर एक विशिष्ट प्रभाव डाला है और यह आज तक के क्रमवार आंकड़ों का सफ़र है। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी घटनाएं आप 2 बार सुन लेना, 2 बार अगर YouTube पर सुन लेते हो ना तो दिमाग में बैठ जाएगा कि भैया आम चुनाव कब हुए, कौन प्रधानमंत्री बना, कौन बड़ी पार्टी थी। आपको इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में ना खोजने का जरूरत नहीं है, चूँकि महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होते हैं, कब हुए, कितने सीटों पर हुए, बड़ी पार्टी की कितनी सीट थी, प्रधानमंत्री कौन बना। ये सिंगल बोर्ड में आपको तमाम आंकड़े हैं। उम्मीद करते हैं आपको लाइव सेशन अच्छा लगा होगा। चलते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।